देखो हम बहुत दिनों से लेक्चर चैप्टर कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारा कॉलेज में जब मीटिंग होता है, मोस्टली मेरा मंडे और थर्सडे को हम लोग कॉलेज जाते हैं साइंस फैकल्टी स्ट्रीम। तो इसलिए अपना मंडे और थर्सडे को लेक्चर नहीं हो पाता। तो उस दिन मैं मोस्टली नोट्स भेजने की कोशिश करती हूँ, और अदर डेज हम लोग ऑनलाइन लेक्चर रखेंगे ही, क्योंकि ऑनलाइन लेक्चर होने से आपका जितने भी आते हैं उनका तो बेनिफिट होता है, जो नहीं आते उनके लिए हम कुछ कर नहीं सकते ना। वो तो इंडिविजुअल बेसिस पे है। तो यूनिट टेस्ट लेने का प्लानिंग है आपका, और ऑनलाइन यूनिट टेस्ट होगा कैसे भी करके, थोड़ा ऊपर नीचे यहाँ वहाँ किसी भी तरह से। वैसे भी आपके मार्क्स काउंट तो नहीं होंगे बोर्ड में, लेकिन आपका स्टडी होता रहेगा। तो आपको सबको प्रिपेयर होना है यूनिट टेस्ट के लिए। और अभी यूनिट टेस्ट के लिए चैप्टर क्या डिसाइड करेंगे हम लोग, अभी जब मंडे जाएंगे कॉलेज में तो मैं सब टीचर्स मिलके हम लोग डिसाइड करेंगे। लेकिन तो भी मुझे लगता है हमारे ये फर्स्ट चैप्टर हो गया है, मॉलिक्यूलर रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स, उसे हम रखेंगे। और ये सेकंड चैप्टर है, दैट इज इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, इसे भी रखेंगे। और सी डिवीजन पे शायद मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस भी कंप्लीट हुआ है, लेकिन वो थोड़ा हार्ड है। तो नीचे के ये जो 3 चैप्टर है ना, कौन सा, ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ, उसमें 2 ही यूनिट है ना, 5.6 एंड 5.13। इसको भी हम कंप्लीट करेंगे, तो आपको भी लगेगा कि मेरे 3-4 चैप्टर हो गए। प्लांट वाटर रिलेशन का एक ही पेज है, अगर आप कॉन्सेंट्रेटली देखेंगे ना, तो 6.1 टू 6.3। 6.1 तो इंट्रोडक्शन है ओनली चैप्टर का, कि क्या वाटर कैसे जरूरी है वो लिखना है आपको। और प्लांट ग्रोथ एंड मिनरल न्यूट्रिशन, इसमें एक ही पॉइंट है, एक ही टॉपिक है, 7.9, दैट इज ग्रोथ हार्मोन्स। तो ऑक्सिन, जिबरलिन, साइटोकाइनिन, इथिलीन, ये थोड़ा बड़ा है, दिखने में भी वन दिख रहा है लेकिन थोड़ा बड़ा है। तो अगर हम ये 3 चैप्टर को कोशिश करेंगे कंप्लीट करने की, तो अपने 5 चैप्टर एटलीस्ट सितंबर मंथ में कंप्लीट हो सकते हैं। और नोट्स देखो, अगर आपको थोड़ा रिवाइज करना होगा तो नोट्स, नोट्स इज नॉट कंपल्शन टू ऑल ऑफ यू, ये तो आपके ऊपर डिपेंड रहता है। खुद से पढ़ाई करके नोट्स निकालना चाहिए, हमें कितना समझ में आया। अभी 2 चैप्टर तो आपने हमसे सुने ना, तो आप इंडिविजुअल नोट्स बनाओगे तो वो ज्यादा जल्दी अच्छे से समझ में आता है। सुनिए, ऊपर ऊपर पढ़ना और खुद सेल्फ स्टडी करना, इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। लेकिन पहले एटलीस्ट ऊपर ऊपर पढ़ने पढ़ेंगे तो भी बहुत समझ में आएगा। तो इसमें से ये फर्स्ट चैप्टर हमने नोट्स के लिए आपको दे दिया है, रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट, ये 1 चैप्टर हो गया। फिर उसके बाद इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, ये 2 हुआ। फिर उसके बाद मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ये 3 भी कंप्लीट हुआ। फिर ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ, ये भी दिया 4। फिर प्लांट वाटर रिलेशन 5, ये हो गया है। प्लांट ग्रोथ एंड मिनरल न्यूट्रिशन, ये 6 चैप्टर हो गया। फिर उसके बाद 7 रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन, इस चैप्टर के हमने नोट्स दे दिए। फिर उसके बाद 8th हम लोगों का अभी ये चैप्टर चल रहा है, एनहांसमेंट इन कौन सा बताओ, फूड प्रोडक्शन। तो एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन ये अभी कंप्लीट होने ही आया, आज या कल कंप्लीट हो जाएगा आपका। तो उसके बाद ये ही टॉपिक है, इकोसिस्टम एंड एनर्जी फ्लो, इसके नोट्स ऑलरेडी साक्षी भेजेगी तो ये कंप्लीट ही हो जाएगा। मतलब ये अगर आज भेजा जाए तो आपका ये भी, मतलब 9 चैप्टर्स आपके, 9, मिनिमम 9 चैप्टर्स आपके नोट्स वाइज आपको दे दिए गए हैं। तो आउट ऑफ 15 चैप्टर्स आपके पास 9 चैप्टर आ गए। अगर वो नहीं भी आप पढ़े तो भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप इंडिविजुअल प्लीज, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, नीचे से ये जो टॉपिक है ना, ये पढ़ना स्टार्ट कर दो। कौन से, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, इकोसिस्टम एंड एनर्जी फ्लो, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, फिर उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी, ये छोटे छोटे सिंपल टॉपिक है। तो 6 चैप्टर से ना, बोर्ड वालों ने किया भी ऐसा ही है, देखो आप थोड़ा ऑब्जर्व करेंगे ना, तो ये सब टॉपिक है कि इंडिविजुअल स्टडी पे बच्चे कर सकते हैं। तो अगर लास्ट मोमेंट में अगर उनको कुछ हुआ नहीं, तो अपने बेसिस पे पढ़ के भी कुछ लिखेंगे। बायो में तो ऐसा हुआ है। तो मेन टॉपिक तो बायो में कौन कौन से है देखो, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, फिर उसके बाद सर्कुलेशन, ये 2 मेन चैप्टर मुझे यहाँ दिख रहे हैं जिसमें आपको टीचर की जरूरत है। और तीसरा कौन सा, ये मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, मतलब ऊपर के 4 चैप्टर और ये 2 6, बस ये 6 चैप्टर के लिए आपको यूट्यूब लिंक पे कनेक्ट होना है। बाकी सब चैप्टर आप इंडिविजुअल करेंगे ना तो भी आपका हो जाएगा। बस अभी आप लोग क्या करते हो, मैंने कल देखा था, आपने मुझे कुछ रिप्लाई दिया था, तो मैंने कहा था कि क्वेश्चंस डालो, तो शायद वो लड़के को समझ में नहीं आया होगा, और मुझे भी कोई स्टूडेंट ज्यादा मालूम नहीं है। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग इंडिविजुअल है ना, डेली 10-10 क्वेश्चंस ग्रुप पे डालो, ताकि सब सॉल्व करेंगे और व्हाट्सएप पे ही डालेंगे। हाँ मैडम, हमारा ये क्वेश्चन पेपर, ये आंसर लिख के हुए हैं। तो रोज रोज डेली हमारे 10-10 क्वेश्चन आंसर्स हो जाएंगे ना, तो भी आपका पढ़ाई होगा। तो अभी मुझे बताओ कि कौन खुद से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा कि यस मैडम, मैं डेली क्वेश्चंस डालने के लिए प्रिपेयर
प्रिपेयर हो। तो बाय चैट आप लोग आंसर कर सकते हो 2 मिनट में, जब तक मैं न्यू इंट्रोडक्शन स्टार्ट ना करूं। कितने जन इंटरेस्टेड है? हाँ, मैं कर सकता हूँ, मुझसे हो पाएगा। मैं 10 क्वेश्चंस डाल सकता हूँ। ऐसा कोई इंटरेस्टेड है? ज्वाइन है ना सब लोग? कोई खुद से नहीं लेगा इंस्पिरेशन? हाँ, फ्रॉम शांभवी। रोल नंबर वाइज, लेकिन शांभवी सब अटेंड नहीं करते ना। अगर रोल नंबर वाइज दिया जाए ना तो सब अटेंड नहीं करते, और 63 स्टूडेंट्स में से क्या होगा? हमको क्या करना है, विलिंगली रिस्पॉन्सिबिलिटी देना है। तो थोड़ा विलिंगली देंगे तो पहले 1 मंथ के लिए काम चालू होता जाएगा, ऐसा हमें लगता है। सो बाय विलिंगली, अगर आप में से कोई कहेगा हाँ मैडम ये वीक में मंडे को मैं डालता हूँ, ट्यूसडे को मैं डालता हूँ, वेडनेसडे को मैं डालता हूँ, तो आप लोग 20 स्टूडेंट्स तो कम से कम रेगुलर रहते हैं ना। अभी जितने आंसर देते हैं उसमें से एक दीक्षा है, आप हो, अनस है, और फिर कौन है, और कौन था, श्रुति, ऐसा कुछ था। तो जो रेगुलर आंसर्स कर रहे हैं एटलीस्ट उनसे, उनमें से कोई आगे आए तो डेली 10 क्वेश्चंस, मैक्सिमम 10 क्वेश्चंस। आप आओगे तो ठीक है, नहीं तो फिर मुझे खुद से बोलना पड़ेगा। यस, मंडे एंड ट्यूसडे। अनस, शाबाश, वेरी गुड। हाँ देखो, ऐसे अनस ने बोल दिया, और अनस बहुत सिंसियर है। उस दिन अनस ने हमें एक्चुअली क्वेश्चन पूछा था, हमें वो डीपी वीपी देखने की आदत नहीं है ना, तो हमें लगा मोस्टली वही क्वेश्चन दूसरे लोग क्वेश्चन पूछते होंगे, और कॉन्सेंट्रेट रहेंगे ना वो क्वेश्चन से, आपका पढ़ाई होगा सबका। जल्दी प्रिपेयर हो जाओ, मंडे ट्यूसडे का काम हो गया। हाँ, वेडनेसडे एंड थर्सडे हो गया, शांभवी हो गई, अभी 2 दिन बाकी है, साक्षी एंड शांभवी। फ्राइडे एंड सैटरडे, ओनली 10 क्वेश्चन जो आपके माइंड में आएंगे और टेक्स्ट बुक से रिलेटेड ही रहेंगे, और आपको जितना इंपॉर्टेंट लग रहा है उससे आपने क्वेश्चंस निकाला, क्योंकि हमें ग्रुप में डाल के सबका रिवीजन करवाना है। ओके, खुशिका, चालेल चालेल, गुड, फ्राइडे एंड सैटरडे, शाबाश। तो चलो अपना आज कौन सा है फिर? फ्राइडे। तो कृषिका, कृतिका कौन नाम है, मैं भूल गई, उसको ही आज का क्वेश्चंस डालना है। तो आज मैं टॉपिक पढ़ाऊंगी ना, और कुछ डाउट है ना तो आप लोग पर्सनल चैट करो, मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आप एजुकेशन ओरिएंटेड ही पूछते हो। तो अभी ये टॉपिक क्या हुआ, इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, हमने ये चैप्टर चालू किया है। तो उसमें 5 मिनट में जल्दी से रिवाइज करती हूँ, क्योंकि टाइम भी अपने पास कम है। देखो 14 12 तो ऑलरेडी हो गया। उसमें हमने ये मेंडल का इनहेरिटेंस का डेफिनेशंस लिया, हेरिडिटी मतलब क्या लिया, फिर मेंडल की वाई मेंडल वाज वेरी सक्सेसफुल इन हिज एक्सपेरिमेंट हुआ, विच पी वाई पी प्लांट इज सिलेक्टेड बाय मेंडल, एंड विच 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। अब ये जो ब्लू में दिया है ना, ये डू यू नो इस कंसेप्ट में आता है। तो ये एप्लीकेशन, ये सिलेबस से निकाला हुआ नहीं है, ये एप्लीकेशन बेसिस क्वेश्चन आया, कि ये आपको पूछेंगे एप्लीकेशन बेस में या स्किल बेस में। फिर उसके बाद ऑल टर्मिनोलॉजी हो गई, 21 सब टर्मिनोलॉजी। ये टर्मिनोलॉजी एक्चुअली बाद में होती थी, अगर हमारा कौन सा क्रॉस कंप्लीट होता था, मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड। अब देखो मोनो हाइब्रिड डाई हाइब्रिड भी एक्टिविटी दी है, इसका मतलब वो सिलेबस में नहीं है ऐसा नहीं, ये टीचर ने किसे करवाया नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है यहाँ पे, कि कोई एक्टिविटी वो आपको कंप्लीट करने के लिए देंगे बोर्ड में, और आपको फिलअप करना पड़ेगा, या तो आपको क्वेश्चन देंगे और आपको चार्ट वाइज वो एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो ये डायहाइब्रिड और मोनोहाइब्रिड क्रॉस से, ये डायहाइब्रिड क्रॉस, इस 2 क्रॉस से हम लोग 3 लॉज बनाए। कौन से 3 लॉ बनाए? लॉ ऑफ डोमिनेंस, और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो आपको इसमें ओनली लॉ ध्यान रखने की जरूरत है, मतलब इतना बड़ा फिलोसफी बोलने के बाद उसमें से स्टेटमेंट निकलता है, और वो स्टेटमेंट आपको याद रखना है। कौन सा स्टेटमेंट याद रखना है? लॉ ऑफ डोमिनेंस, फिर उसके बाद लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, दैट इज लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स, और फिर उसके बाद नेक्स्ट कौन सा है? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो ये 3 लॉज हमें याद रखने, ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। और फिर मेंडल ने ही F1 जनरेशन पेरेंट को ढूंढना होगा, तो कैसे ढूंढने का? तो इसलिए मेंडल ने कौन सा क्रॉस एक्सप्लेन किया? बैक क्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस। तो बैक क्रॉस मतलब क्या? F1 हाइब्रिड वैरायटी इज क्रॉस विद पेरेंट, लेकिन इसमें क्या हुआ, जब डोमिनेंट पेरेंट से क्रॉस हुआ गया तो रेशियो डिफरेंट आया ही नहीं, सिमिलर आया। तो फिर रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस करने के बाद उसको मालूम हुआ कि मैं F1 प्रोजेनी
जब पेरेंट से क्रॉस होगी रिसेसिव से, तो मुझे वो पेरेंटल जीनोटाइप मिल सकता है। इसलिए टेस्ट बोलते हैं ना हम लोग। टेस्ट का मतलब क्या कि हम हमारा इवैल्यूएशन होता है। तो वैसे यहाँ पे टेस्ट हो गया और इसलिए उस क्रॉस को नाम दिया गया है टेस्ट क्रॉस। फिर उसके बाद मेंडल ने पी प्लांट स्टडी किया था, लेकिन बाकी प्लांट स्टडी करने के बाद कुछ अलग अलग रेशियोज आए, इसलिए वो टर्मिनोलॉजी को ही नाम दिया गया न्यू मेंडलिज्म। आफ्टर मेंडल्स मेनी डिस्कवरीज आर डन। तो उस डिस्कवरीज में हमने चार्ट के फॉर्म में मैंने आपको बोला था कि इंट्राजेनिक इनहेरिटेंस और कौन सा लिया था हम लोगों ने, इंटरजेनिक इनहेरिटेंस। तो पहला कौन सा था, इंटरजेनिक इनहेरिटेंस। तो सॉरी, फर्स्ट वन इज इंट्राजेनिक इनहेरिटेंस। तो इंट्राजेनिक इनहेरिटेंस में कौन कौन से एग्जांपल हुए थे, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस एंड मल्टीपल एलील, ये 3 एग्जांपल उसमें हुए थे। और इंटरजेनिक इनहेरिटेंस दैट इज नॉन एलिलिक इंटरैक्शन, उसमें एक ही एग्जांपल हुआ, प्लियोट्रोपी का। और प्लियोट्रोपी में कौन सा एग्जांपल आया, सिकल सेल एनीमिया। तो ये करके ये क्वेश्चंस आपके 2 मार्क्स के लिए बन सकते हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में, कोडोमिनेंस में। मल्टीपल एलील में मेरे हिसाब से कोई 2 मार्क का क्वेश्चन नहीं बनेगा, क्योंकि मल्टीपल एलील में ड्रोसोफिलिया का ओनली जीनोटाइप दिया है और वो भी पिक के फॉर्म में यहाँ पे। तो आपको जीनोटाइप आएगा, वेरिएबल जीनोटाइप आर प्रेजेंट इन ड्रोसोफिलिया। और इवन ब्लड ग्रुप का उन्होंने कहा है कि एबीओ ब्लड ग्रुपिंग इन ह्यूमन बीइंग इज ऑफ व्हाट टाइप, मल्टीपल एलील टाइप। तो इसमें भी जितना डीप हमने जो लिया उतना भी नहीं आएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट प्लियोट्रोपी, ये कौन सा इनहेरिटेंस का एग्जांपल आया, इंटरजेनिक इनहेरिटेंस। तो उसमें एग्जांपल कौन सा लिया, सिकल सेल। ये ग्रीन चार्ट मैंने आपको टेक्स्ट बुक नोटबुक में भी एक्सप्लेन किया है। ये प्लियोट्रोपी का रिप्रेजेंटेशन कहा, अभी आपको बहुत अच्छे से समझ में आता होगा, फिनोटाइप क्यों लिखा है, जीनोटाइप क्यों लिखा है, गैमेट्स क्यों लिखे हैं, उसका रेशियो 1:2:1। और यहाँ पे डाइज मतलब वो लीथल है, इसलिए उसका रेशियो 1:2 आया ऐसे। तो ये कंप्लीट हुआ अपना टॉपिक। और फिर उसके बाद क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस चल रहा था। तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने वो पब्लिश किया, उसका इनहेरिटेंस ट्रेट, ये थोड़ी हिस्ट्री आई है उसमें, डिफरेंट टाइप ऑफ कंटिन्यूअस वेरिएशन दिख रहा था। तो मेंडल कंसेप्ट था कि फैक्टर जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। फिर फैक्टर को हम लोगों ने बाद में जीन कहा। फिर इसके ऊपर बहुत सारे साइंटिस्ट काम कर रहे थे। तो 19th सेंचुरी में 3 साइंटिस्ट, ह्यूगो डी वेरिस, कोरियंस एंड वॉन टेस्टमार्क, इंडिपेंडेंटली डिस्कवर्ड द मेंडल वर्क ऑन इनहेरिटेंस। उन्होंने मेंडल के वर्क पे अलग अलग काम किया और ड्यू टू एडवांसमेंट उनकी स्टडी की वजह से फिर बाद में समझ में आया कि क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ थ्योरी जो प्रपोज किया गया। तो क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस वाज प्रपोज बाय किसने कहा, सूटन एंड बोवेरी। उसके मैंने शॉर्ट में पॉइंट्स आपको दिए कि क्या क्या थ्योरी के मेन स्टेटमेंट है। तो मेन स्टेटमेंट आपको इसमें से निकालने हैं। फिर उसके बाद उन्होंने ऑब्जर्व द फॉलोइंग डायग्राम एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो ये आपको होमवर्क के लिए देती हूँ मैं, देखो कोशिश करो, अगर जिसको आता है कोशिश करेंगे इसके आंसर्स आप सब लोग ग्रुप में डालने की कोशिश करो। अभी तो मैंने इसके आंसर लिए नहीं है ना। तो देखो हम जो करते हैं ना उससे मैडम भी इंस्पायर हुई। तो मैडम ने अभी तक क्वेश्चन आंसर सिस्टम नहीं लिया था, तो मैडम भी बोली मैंने ना सी डिवीजन में क्वेश्चन आंसर्स लिए। तो ये एक इंस्पिरेशन रहता है, हम जो एक्टिविटी करते हैं अपने को भी रहता है और लोगों के लिए भी रहता है, तो हमको करना चाहिए। फिर उसके बाद क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर आएगा। तो आई थिंक मैंने ये क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर भी आपको उस दिन पढ़ाया था। उसकी लेंथ कितनी है, वो कौन से फेज में क्लियर दिखता है, मेटाफेज फेज में क्लियर दिखता है। फिर उसकी लेंथ 0.33 माइक्रोमीटर। ये हुआ नॉलेज बेस, ऐसा ही बोल के लेक्चर अपना बंद हो गया था। तो ये नॉलेज बेस इंफॉर्मेशन हम लोगों को मिला। अब नॉलेज बेस इंफॉर्मेशन और आगे क्या बता रहा था कि क्रोमोसोम्स आर वेरिएबल इन द सेल। तो दैट टर्म यूज्ड टू show the repeat number of chromosome, that basic number of chromosome repetition is called as a ploidy। उस कंसेप्ट को क्या कहा था, प्लॉइडी। और फिर उसके बाद जो बेसिक नंबर रिप्रेजेंट हो रहे हैं, तो दैट इज ट्रू बेसिक नंबर, जो कहेंगे ना एग्जैक्ट मल्टीपल ऑफ प्राइमरी बेसिक नंबर, देन इट इज कॉल्ड एज ए यूप्लॉइडी। सो यूप्लॉइड include the monoploid। monoploid मतलब half number of chromosome, that is called as a haploid। one set of chromosome where x is equal to n। अगर 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम है तो डिप्लॉइड, वो ऑटोमेटिकली समझ में आएगा। हैप्लॉइड के आगे, प्लॉइडी के आगे अगर पहला 1 सेट है तो उसे मोनो कहेंगे। मोनो मतलब सिंगल होता है, और प्लॉइडी वो नंबर ऑफ सेट ऑफ क्रोमोसोम कह रहे हैं। तो 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड एज ए मोनोप्लॉइड, या तो उसी को दूसरा नाम दिया है हैप्लॉइड। हाँ, तो कभी कभी बच्चों को हैप्लॉइड ये कंसेप्ट समझ में नहीं आती, लेकिन एक बार मालूम हुआ मोनोप्लॉइड। जैसे आपको घर में है ना, मतलब घर में कोई पेट नेम से
मतलब जो प्यारा नेम है उससे बुलाया जाता है, और रजिस्टर में आपका कुछ और ही नाम रहता है। तो वैसे यहाँ पे है, मोनो ये रजिस्टर नेम है, तो मोनोप्लॉइड लिखने में, मतलब इतना सारा लिखने में, तो उन्होंने उसका पेट नेम के फॉर्म में, दैट इज कॉल्ड एज अ हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम, तो उससे आया हैप्लॉइड विथ वन सेट ऑफ क्रोमोसोम वेर एक्स इज इक्वल टू क्या रिप्रेजेंट किया है एन, तो उसने उसे रिप्रेजेंट किया हैप्लॉइड। फिर टू सेट ऑफ क्रोमोसोम, जो हमारे 22 पेयर ऐसे कहते हैं ना हम लोग, तो वो टू सेट ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड एज अ डिप्लॉइड। फिर थ्री सेट ऑफ क्रोमोसोम्स है, आप लोग सुन रहे हैं ना, गिव मी रिप्लाई, आपको क्लियर हो रहा है क्या? तो थ्री सेट ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड एज ए ट्रिप्लॉइड, एंड देन फोर सेट ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड एज ए टेट्राप्लॉइड। तो ये क्रोमोसोम की प्लॉइडी है, यस हाँ। तो क्रोमोसोम प्लॉइडी मीन्स व्हाट? सेट ऑफ क्रोमोसोम। थैंक यू रिद्धि। तो यहाँ पे कौन सा आया? हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम। हाँ बराबर है दीक्षा, थैंक्स। हाँ, तो मेरा ध्यान टीचिंग में रहता है ना, तो कभी कभी ध्यान नहीं आता। तो हैप्लॉइड आया, फिर डिप्लॉइड आया, ट्रिप्लॉइड आया, टेट्राप्लॉइड आया। आप पेंटाप्लॉइड भी बोल सकते हैं, हेक्साप्लॉइड भी बोल सकते हैं, आपको जैसे जैसे नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बढ़ते जाएंगे। एक्चुअली ये तो नॉलेज हो गया। कोई कोई बीच में क्वेश्चन पूछ सकता है कि मैडम ऐसा तो कोई प्लांट में अगर हो जाए या तो हमारी बॉडी में हो जाए तो हमको चार हाथ आ जाएंगे क्या, हमको चार पैर हो जाएंगे क्या? ये सेट ऑफ क्रोमोसोम बढ़ना माने एग्जैक्टली क्या हो सकता है? जैसे आपने मतलब अगर स्पिरिचुअल इसमें देखेंगे तो जैसे गणपति बापा को हम लोग देखते हैं, उनका माउथ एलिफेंट जैसा है, बराबर है ना? तो हमें ये क्वेश्चन आता है कि ह्यूमन बॉडी को एलिफेंट जैसा माउथ कैसे दिखा रहे हैं, बराबर है ना? तो ये हम बोलते हैं नहीं, ये हमने ह्यूमन मॉडर्न टेक्नोलॉजी से कहा कि नहीं, ये क्लोनिंग प्रोसीजर है, इससे ऐसा आता होगा। लेकिन ये जो क्रोमोसोम नंबर ऑफ सेट ऑफ क्रोमोसोम अगर वेरिएबल रहेंगे ना, तो ऐसा हो सकता है। जैसे मैंने बहुत साल पहले वो एक मूवी देखा था, मुझे अभी याद नहीं, लेकिन उसमें वो एलियन दिखाया था, और उस एलियन का नाम जादू करके, तो वो ह्यूमन जैसे ही बातें कर रहा था। उसे वो हीरो और हीरोइन उसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि उसमें बहुत सारा कुछ तो वाइब्रेशंस अच्छी थे, वो जहाँ पे भी जाएगा तो कुछ अच्छा काम करता था। हाँ यस यस, बराबर बराबर, वेरी गुड सुमिधा, मुझे थोड़ा याद नहीं आ रहा था, थैंक यू। तो ये कंसेप्ट है। तो वैसे ही यहाँ पे हो सकता है क्या? हाँ, नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेट्स इंक्रीज होने के बाद ये ऐसा होता है क्या? सो व्हेन द क्रोमोसोम नंबर इज नॉट द एग्जैक्ट, तो अभी हम लोगों का ये हुआ कि हैप्लॉइड होगा, डिप्लॉइड होगा, ट्रिप्लॉइड होगा, टेट्राप्लॉइड होगा, पेंटा, हेक्सा, ये हो सकता है। और ये होता है, प्लांट्स के सेट्स में हम चेंज कर सकते हैं। सो आगे क्या दिया है? when the chromosome number is not the exact multiple of haploid set, 1 का 2, 2 का 4, 4 का 6, ऐसा होना चाहिए ना। अगर वो अनइक्वल होगा, मतलब हम कहेंगे ऑड नंबर ऑफ क्रोमोसोम आएंगे, तो उस ऑड नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेट को हम कहेंगे एन्यूप्लॉइडी। तो दो टर्मिनोलॉजी मेन क्लियर हुई। यू मतलब ट्रू प्लॉइडी है। ट्रू प्लॉइडी का मीनिंग क्या है? वो ट्रू मल्टीपल कॉपी, ट्रू मल्टीपल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को फॉलो कर रहा है, इसलिए यू वर्ड यूज किया है। यू कैरियोटिक, यू का मीनिंग होता है ट्रू, और कैरी ऑन का मीनिंग होता है न्यूक्लियस। तो जिसमें ट्रू न्यूक्लियस होता है उसे हम कहते हैं यू कैरियोटिक। अब अगर आपको याद हो तो हम लोग बहुत बचपन से पढ़ते आए हैं ना, कौन से सेल्स लिखते हैं? यूकैरियोटिक सेल, और दूसरे सेल को क्या कहते हैं? देखो, प्रोकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक सेल किस में मिलती है? बैक्टीरिया में। और यूकैरियोटिक सेल हमें किस में मिलती है? प्लांट और कौन से स्पीसीज में? एनिमल स्पीसीज में। तो यही यू के प्लांट और एनिमल्स में क्यों कहा? यू का मीनिंग होता है ट्रू, सॉरी, यू इज कॉल्ड एज ए ट्रू, एंड कैरियोटिक मीन्स व्हाट? दैट इज कॉल्ड एज ए न्यूक्लियस। एंड प्रो का मीनिंग होता है दैट इज कॉल्ड एज ए प्रिमिटिव, एंड प्रिमिटिव कैरियोटिक मतलब न्यूक्लियस, सो प्रिमिटिव न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, सो ट्रू न्यूक्लियस एंड प्रिमिटिव न्यूक्लियस। तो ये सेल का न्यूक्लियस बेसिस कैरेक्टर हो गया। वैसे यहाँ पे क्रोमोसोम का मल्टीपल नंबर ऑफ क्रोमोसोम से नाम दिया है यू, मतलब ट्रू नंबर, ट्रू सेट ऑफ क्रोमोसोम। और यहाँ पे वो ट्रू सेट ऑफ क्रोमोसोम एग्जैक्ट मल्टीपल सेट ऑफ क्रोमोसोम नहीं फॉलो करेंगे, तो इसलिए नाम दिया एन्यूप्लॉइडी। तो यहाँ पे एक्चुअली क्वेश्चन आता है, अच्छे क्वेश्चन इसी पे बोलते हैं, यूप्लॉइड मतलब क्या, डिप्लॉइड मतलब क्या। वो कृतिका कौन है, वो बना रही है ना क्वेश्चन, तो उसको ये समझ में आएगा, यूप्लॉइड, डिप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड, हैप्लॉइड, एनुप्लॉइड, इसमें क्वेश्चन 5-6 बनेंगे।
तो एनियोप्लॉइडी इज आइदर एडिशन और डिलीशन। एक क्रोमोसोम, ये क्वेश्चन डाल सकते हो, वन सेंटेंस के लिए आ सकता है। एनियोप्लॉइडी इज आइदर एडिशन और डिलीशन ऑफ वन और मोर क्रोमोसोम। तो हमारी बॉडी में टोटल 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होने चाहिए, लेकिन कभी कभी बाई चांस 45 ही होते हैं। तो कभी कभी 44 प्लस एक्स और 0, मतलब वो लड़की जैसे भी नहीं दिखता, लड़के जैसे भी नहीं दिखता। तो कुछ कैरेक्टर उसके ऐसे एबनॉर्मल आ जाते हैं, तो हम उसे एबनॉर्मल पर्सन कहते हैं, बराबर है ना। तो हम उसे सपोज गे पर्सन कहा जाएगा, तो ना फीमेल कैरेक्टर दिखाएगा तो मेल कैरेक्टर नहीं दिखाएगा, तो उसमें एक क्रोमोसोम कम है सपोज, ऐसा ऐसे कुछ कैरेक्टर्स यहाँ वहां हो जाएंगे क्रोमोसोम की वजह से। तो दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज ए एनियोप्लॉइडी। एनियोप्लॉइडी इज आइदर एडिशन, ऐसा ही गुड एग्जांपल है डाउन मॉर्गन डिसीज या तो डाउन सिंड्रोम। एक्चुअली उस डिसीज का नाम है डाउन सिंड्रोम, आपको आगे आएगा ये टेक्स्ट बुक में। यहाँ पे देखो, दैट सिंड्रोम इज कॉल्ड एज ए सेक्स लिंक इनहेरिटेंस में। हाँ, जेनेटिक डिसऑर्डर। अब यहाँ पे जेनेटिक डिसऑर्डर में देखो, ये सिंड्रोम दिख रहा है आपको, तो ये कौन सा सिंड्रोम दिया है, डाउन सिंड्रोम। दिस इज कॉल्ड ड्यू टू एक्स्ट्रा क्रोमोसोम नंबर 21। तो 21 पे 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम होने की जगह कितने सेट ऑफ क्रोमोसोम हो गए, 3 सेट ऑफ क्रोमोसोम हो गए। तो एक एक्स्ट्रा सेट आया, इसलिए वो पर्सन नॉर्मल दिखने की जगह एबनॉर्मल कुछ कैरेक्टर दिखा रहा है, तो उस सिंड्रोम को क्या कहेंगे, डाउन सिंड्रोम। और अभी हमने जो कहा था कि एक एक्स क्रोमोसोम कम होगा, तो उस कंडीशन को नाम दिया है टर्नर सिंड्रोम। ये इसी लेसन का लास्ट टॉपिक है कि एक क्रोमोसोम फीमेल में एक्स एंड एक्स 2 होने चाहिए थे ना, लेकिन एक क्रोमोसोम कम हुआ तो फीमेल के कम कैरेक्टर्स दिखाएगा, और उस सिंड्रोम को नाम दिया है दैट इज कॉल्ड एज ए टर्नर सिंड्रोम। तो ऐसा भी होता है, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो इट इज कंक्लूडेड इनटू हेरिडेटरी डिसऑर्डर। वो कहाँ पे चला जाता है, हेरिडेटरी डिसऑर्डर। इसलिए वो एनियोप्लेडी आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आना चाहिए उल्टा, कि एक क्रोमोसोम या तो एक्स्ट्रा हो सकता है या तो कम हो सकता है टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम से। इन कहाँ पे, इन दी सेल। तो उन्होंने ये भी कहा कि सी द चार्ट नंबर 3.5। तो हम लोग चार्ट 3.5 देखेंगे, वो इजी लिख लिए, प्लॉइडी which is divided into two, euploidy and aneuploidy। फिर euploidy is divided into haploid मतलब monoploidy, 2n मतलब diploidy, and 3 4 5 etc etc is called as a polyploidy। मतलब ट्रिप्लॉइड लिखो, टेट्रा लिखो, पेंटा लिखो, हेक्सा लिखो, हेप्टा लिखो, ऑक्टा लिखो। फिर एनियोप्लॉइडी मतलब हाइपोप्लॉइडी एंड हाइपरप्लॉइडी। हाइपो मतलब लो, एक कम हो जाना, एंड हाइपर मतलब एक्स्ट्रा हो जाना। तो यहाँ पे देखो, टू मोनोसोमी, हाइपोप्लॉइडी में एक टाइप दिया है मोनोसोमी, दैट मीन्स 2n में से एक माइनस हुआ, तो दैट इज कॉल्ड एज ए मोनोसोमी। नलीसोमी मतलब 2n-2, पूरा सेट में से 2 निकाल दिए गए, तो नल क्रोमोसोम नलीसोमी आया। और हाइपरप्लॉइडी में 2n में से 1 ऐड हो गया, 2 + 1 = 3 आया, सो दैट इज कॉल्ड एज ए ट्राइसोमी। या तो 2n क्रोमोसोम नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, उसमें 2 ऐड हो गए। तो इसका हम कॉमन एग्जांपल क्या लेंगे, सपोज हमारे बॉडी में 46 क्रोमोसोम है, वो 1 हो गए, तो यहाँ पे कितना हुआ, 45। तो 45 नंबर ऑफ क्रोमोसोम को क्या कहेंगे, मोनोसोमी। फिर यहाँ पे 46 में से 2 माइनस हुए, तो यहाँ कितना आएगा, 44। तो दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज ए नलीसोमी। एक्चुअली हमारे बॉडी में कितने हैं, 46, उसमें से 1 ऐड हो गया, तो वो हो गया 47, एक ऐड हो गया, तो इसलिए उसे कहेंगे ट्राइसोमी। और थर्ड कंडीशन है टेट्रासोमी, मींस 46 प्लस कितना हुआ, 2, तो क्रोमोसोम कितने हुए, 48, तो दैट इज कॉल्ड एज ए टेट्रासोमी। तो ये कंडीशन है 45 या तो 44 या तो 47 या 48। इस तरह से कंडीशन को उन्होंने नाम दिया है मोनोसोमी, नलीसोमी, ट्राइसोमी एंड टेट्रासोमी। तो अभी हम लोग लेंगे कि ठीक है मैडम, ये हमें क्रोमोसोम की कंडीशन समझ में आई, पर एक्चुअल क्रोमोसोम कैसे होता है, कहाँ होता है, क्या है उसका। तो मैं टेक्स्ट बुक वाइज ही बताती हूँ आपको। क्रोमोसोम्स आर बेस्ट विजिबल अंडर कहाँ दिखते हैं, माइक्रोस्कोप, व्हेन सेल इज ऑलवेज इन, ये भी कल टॉपिक हुआ था। ये एमसीक्यू के लिए हर्षिका जो क्वेश्चन बना रही है, ये क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे। व्हेन द क्रोमोसोम्स आर विजिबल इन द सेल, इन विच स्टेज दे आर विजिबल, तो दे आर मोस्टली विजिबल इन विच फेज, मेटाफेज। तो मेरा आप सबको 20 जितने भी 25-26 स्टूडेंट जो डेली अटेंड कर रहे हैं, उनका ना उन्होंने क्वेश्चन डालना ही चाहिए, क्वेश्चन आंसर्स ग्रुप में डालने ही चाहिए कि हम सॉल्व कर रहे हैं। तो जो सॉल्व नहीं कर रहे हैं
अभी हम क्या करेंगे नेक्स्ट टाइम, जो एब्सेंट है उनका लिस्ट ग्रुप में डालेंगे, तो उनको मालूम पड़ेगा कितने जन एब्सेंट है, बाकी लोगों को थोड़ा फील होगा। कोशिश करेंगे, मैं रिकॉर्ड लेती हूँ ऑफिस से। हाँ, तो यहाँ पे क्या आया, इट इज बिकॉज एट दिस स्टेज क्रोमोसोम्स आर हाईली कंडेंस। तो मैडम क्यों दिखता है, सेकंड क्वेश्चन, मेटाफेज में दिखता है, इट्स ओके, लेकिन व्हाई, तो हमारा स्टडी का पैटर्न ये रहता है रीजन वाइज, हाउ व्हेन, WH क्वेश्चन है ना आपको, उसी को फॉलो करने का। हाँ यस, Last 10 minutes to go. ओके हाँ, इट इज बिकॉज एट दिस स्टेज द क्रोमोसोम्स आर हाईली कंडेंस। तो का क्यों दिख रहे हैं, हाँ, दैट इज कंडीशन, कंडेंस्ड कंडीशन, कंडेंस मतलब शॉर्ट होना। सो टिपिकल क्रोमोसोम हैव मेन स्ट्रक्चर, व्हाट दैट स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। तो इस डायग्राम को अगर आप फॉलो करेंगे, मैं डायग्राम एक्सप्लेन करती हूँ और आप इसमें नोट्स घर पे पढ़ना। तो ये दिया है देखो क्रोमोसोम, ये एक एंटायर डायग्राम ऑफ क्रोमोसोम दिया है। नाउ एंटायर डायग्राम ऑफ क्रोमोसोम इज कनेक्टेड विथ मिडल पार्ट, दैट इज कॉल्ड एज अ सेंट्रोमियर, और इनसाइड द क्रोमोसोम ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखाया है, दैट इज कॉल्ड एज ए क्रोमोनीमेटा। ये एक सिंगल पार्ट ऑफ क्रोमोसोम दिया है, A1 इज कॉल्ड एज ए पार्ट ऑफ क्रोमोसोम्स, ओके। और B1 शोइंग सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन एंड डिटेल्स। अब इसी को पूरा बाहर निकाल के पूरा क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर दिखाया। तो यहाँ पे जो टिप पे आएगा, मोस्टली क्रोमोसोम एक्चुअली कैसे होता है वो पहले बताती हूँ डायग्राम वाइज। यहाँ पे दिखाया देखो, ये ऐसा स्ट्रक्चर ऑफ एक्स एंड क्या दिखाया है, वाई क्रोमोसोम। तो इसे हम समझेंगे कैसे, ये एक्स एंड वाई क्रोमोसोम, तो ये कनेक्ट वाला पोर्शन क्या दिखाया है, सेंट्रोमियर। ये जो मिडल पार्ट है दैट इज कॉल्ड सेंट्रोमियर, यही यहाँ पे भी डायग्राम में है, ब्लैक डायग्राम में। तो दिस पोर्शन इज कॉल्ड एज अ सेंट्रोमियर। अब ये सेंट्रोमियर में ये जो गोल दिखाया है, ये दैट इज कॉल्ड एज अ सिस्टर क्रोमैटिड्स। इस पोर्शन को नाम क्या दिया, सिस्टर क्रोमैटिड। ये दिख रहा है आपको, ये एक पार्ट और ये एक पार्ट, वही पार्ट यहाँ पे है सिस्टर क्रोमैटिड के फॉर्म में पूरा। लेकिन वो सिस्टर क्रोमैटिड के अंदर डीएनए का मटेरियल कंडेंस फॉर्म में है, एंड दैट कंडेंस फॉर्म ऑफ डीएनए इज कॉल्ड एज ए क्रोमोनीमेटा। उसे क्या नाम दिया है, क्रोमोनीमेटा। अब वो इसमें से एक पार्ट को हम अलग एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जरूरी नहीं कि ऑलवेज वहां पे एक ही जगह पे कंस्ट्रक्शन होगा, एक ही जगह पे ऐसा सेंट्रोमियर दिखेगा, कभी कभी दो जगह पे दिखता है। तो जो पहला दिख रहा है सेंट्रोमियर पे, उस कंस्ट्रक्शन को नाम दिया प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, और जो दूसरी जगह पे हमें ये नॉच दिख रहा है, दैट कंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड एज अ सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। तो इसलिए प्राइमरी कंस्ट्रक्शन नंबर 1 हो गया एंड सेकेंडरी। तो ये सेंट्रोमियर का रोल क्या रहता है, दैट इज टू कनेक्ट टू क्रोमैटिड एज वेल एज टू सेपरेट द क्रोमैटिड बाय कनेक्टिंग विद स्पिंडल फाइबर। उस स्पिंडल फाइबर को पकड़ के क्रोमोसोम को खींचेगा, ये मेन काम करेगा। फिर उसके बाद देखो इसके अंदर जो है, ये जो लाइन दिखा रहे हैं वो, ये जो लाइंस है दैट इज कॉल्ड एज ए क्रोमोमियर्स दैट आर नथिंग बट यूनिट ऑफ डीएनए, मतलब ये है डीएनए के कॉल्ड यूनिट्स। तो मैं रीड करके आपको दिखाती हूँ, देखो। तो यहाँ पे क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ 2 क्रोमैटिड्स, दे आर जॉइंड टुगेदर एट द सेंट्रोमियर और प्राइमरी कंस्ट्रक्शन। तो ये क्रोमैटिड, ये 2 पार्ट है, ये दोनों एक दूसरे को ये दोनों एक दूसरे को सेंटर पे यहाँ पे कनेक्ट हुए, एंड दैट इज कॉल्ड एज ए प्राइमरी कंस्ट्रक्शन। फिर उसके बाद क्या है, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन कंसिस्ट ऑफ डिस्क शेप प्लेट दैट इज कॉल्ड एज ए काइनेटोकोर। ये डिस्क लाइक दिख रहा है, तो हम उसे नाम देंगे काइनेटोकोर। एंड इट इज एट काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स गेट अटैच। तो ये सेंट्रोमियर का मेन फंक्शन क्या है, दिस स्पिंडल फाइबर को फिक्स करना और वहां से क्रोमोसोम को सेपरेट करना। सो ड्यूरिंग व्हाट टाइम, दैट इज सेल डिवीजन। बिसाइड्स प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, some few chromosomes possess additional one construction. What that second additional construction is called as a, that is called as a secondary construction. At secondary construction 1, the nucleolus becomes organized during metaphase. तो सेल में न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियोलस हम 2 वर्ड यूज करते हैं। तो न्यूक्लियोलस उस जगह पे फॉर्मेशन होता है, वो ऑर्गेनाइज होना मतलब न्यू जगह पे वो फॉर्म होना। तो ये मेन सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन का वो रोल आएगा। ड्यूरिंग व्हाट फेज, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन तू डाल सकती है कृतिका कि एट सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन 1 न्यूक्लियोलस बिकम ऑर्गेनाइज ड्यूरिंग व्हाट फेज, दैट फेज इज कॉल्ड एज ए इंटरफेज। अब यहाँ पे और एक दिया है अ सैटेलाइट बॉडी,
is attached to secondary construction 2 in very few chromosome. तो यहाँ पे एक बॉडी बोला है वो अटैच होगी, तो ये कंस्ट्रक्टिंग बॉडी है, एक अटैचिंग बॉडी है. अ सैटेलाइट बॉडी इज अटैच at secondary construction 2 in very few chromosome. अब यहाँ तक ये क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर क्लियर हुआ. नाउ ईच क्रोमैटिड इन टर्न एक क्रोमैटिड को बाहर निकाला, कंटेन लॉन्ग अनब्रांच स्लेंडर हाईली कॉइल डीएनए थ्रेड. ये जो थ्रेड दिख रहे हैं डीएनए जैसा ही डायग्राम है ना इसका. दैट थ्रेड इज कॉल्ड एज ए क्रोमोनीमा. उससे नाम क्या दिया है देखो, क्रोमोनीमा. दैट आर एक्सटेंडिंग थ्रू द लेंथ ऑफ क्रोमैटिड. ये पूरे के पूरे क्रोमैटिड में वो लंबे लंबे होते गए. नाउ क्रोमैटिड कंसिस्ट, इस क्रोमैटिड में क्या है एग्जैक्टली, दैट इज डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल व्हिच एक्सटेंड्स फ्रॉम वन एंड ऑफ द क्रोमोसोम टू अनदर. ये पूरे के पूरे क्रोमोसोम में एक्सटेंड होगा. तो डायग्राम ड्रॉ करते टाइम आप क्या करो, पहले लाइन को ड्रॉ करेंगे. मतलब ये जो डायग्राम दिया है ना, तो उसमें पहले आपको क्या करना है, ऐसे लाइन को ड्रॉ करना है इस तरह से. फिर बाद में आप लोग कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करना. तो कहाँ कहाँ ये सेंट्रल पार्ट है वो पहला ड्रॉ करेंगे, और फिर उसके बाद आप ग्रूव ड्रॉ करना. पहले ग्रूव करेंगे और फिर सेंटर ड्रॉ करेंगे ना, तो आपका डायग्राम मिस्टेक हो सकता है. तो कहाँ कहाँ सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन है, कहाँ प्राइमरी कंस्ट्रक्शन है. अब और एक लास्ट वाला पॉइंट बुक में दिया नहीं है, आगे आएगा, मतलब यहाँ पे पर नहीं है. दिस न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर. तो ये जो न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर और टीलोमियर है, that is the tip end of the chromosome, that is called as a telomere. It have function to secrete the enzyme telomerase. Actually ये इसका मेन फंक्शन क्या रहता है, that is attached to nuclear membrane. ये किससे अटैच होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में. क्योंकि क्रोमोसोम किसके अंदर है बताओ, तो क्रोमोसोम इज मोस्टली प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस. तो आज शायद इतना ही टाइम खत्म होने आया होगा. कल लेंगे हम लोग डिपेंडिंग अपॉन द सेंट्रोमियर क्रोमोसोम्स के टाइप से. बस एकदम इजी टॉपिक है. सेंट्रोमियर कहाँ पे है उस बेसिस पे. यहाँ पे देखो, अगर सेंट्रोमियर सेंटर में है तो दैट इज कॉल्ड एज ए मेटासेंट्रिक. थोड़ा सेंटर के अवे है देन इट इज कॉल्ड एज ए सब मेटासेंट्रिक. उसे क्या नाम दिया है, सब मेटासेंट्रिक. कृतिका आप ये भी क्वेश्चन डालो हाँ, कि व्हाट आर टाइप ऑफ क्रोमोसोम ऑन बेसिस ऑफ सेंट्रोमियर. तो मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक टूवर्ड्स द टिप जाएगा, तो टिप की तरफ जाएगा तो दैट इज कॉल्ड एज ए एक्रोसेंट्रिक. एंड पूरा का पूरा टिप में चला गया तो दैट क्रोमोसोम इज कॉल्ड एज ए टीलोसेंट्रिक. तो देखो पहला हमने लिया ओनली स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम. तो इसमें आप डायग्राम की प्रैक्टिस करो. ये डायग्राम 2 मार्क्स के लिए आ सकता है. ये डायग्राम पॉइंट्स आप ढूंढेंगे उस क्रोमोसोम बेसिस ऑफ क्या आया, वे है तो सब मेटासेंट्रिक. टुवर्ड्स द टिप जा रही है देन इट इज कॉल्ड एज एक्रोसेंट्रिक. और एट द टिप पूरा डायरेक्टली टिप पे चला गया तो दैट इज कॉल्ड एज ए टीलोसेंट्रिक. उस कंडीशन को नाम दिया टीलो. उसी से उसका शेप भी दिया है कि सपोज कौन सा है, 4 टाइप्स है ना. तो एक्रोसेंट्रिक है तो वो कौन सा शेप दिखाएगा, जे. पूरा कहाँ पे गया है बताओ, टिप की तरफ. टीलो मतलब टिप पे गया तो आई के जैसा. फिर उसके बाद सब मेटासेंट्रिक क्या कहाँ है, एल. और मेटासेंट्रिक क्या कहाँ, वी. तो देखा मेटोसेंट्रिक को कौन सा शेप दिया है, वी. फिर सब मेटासेंट्रिक को क्या कहा था, एल. फिर उसके बाद एक्रोसेंट्रिक को क्या कहा है, जे. एंड यहाँ पे क्या कहा है, आई. ऐसा क्यों, तो आई मतलब यहाँ पे पूरे डॉट पे आया. फिर जे मतलब क्या, ये थोड़ा सा इस तरह से, तो थोड़ा टिल्टेड है. एल मतलब क्या, एक लॉन्ग लेंथ और एक शॉर्ट लेंथ, और दोनों भी इक्वल है तो कौन सा शेप आया, वी शेप. तो ये क्या कहा है, दीज आर एक्चुअली शेप ऑफ द क्रोमोसोम ऑन बेसिस ऑफ क्या लिए बताओ, ऑन बेसिस ऑफ सेंट्रोमियर. तो ये आपके लिए एक एक्टिविटी थी, ये भी कंप्लीट हो गई. फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ अनदर, मतलब अनदर ऑफ क्रोमोसोम. तो मोस्टली उनको कहा जाता है बॉडी क्रोमोसोम, तो ऑटोसोम्स एंड सेक्स क्रोमोसोम. तो सेक्स क्रोमोसोम मीन्स व्हाट, दैट क्रोमोसोम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ द sex of the organism, sex of the child, so they are called as a sex chromosome. What is meaning of sex of the organism, that is